हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं पंकज शर्मा, फिजिक्स फैकल्टी ज्योति एकेडमी। आप सभी बच्चों का ज्योति एकेडमी द्वारा संचालित इन वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। बेटे, आज का हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 15 है। इससे पहले 2 वीडियो लेक्चर इस चैप्टर के आपके पास पहुंच चुके हैं। आपने देखा, हमने उसमें धारा की बेसिक डेफिनेशन, धारा के प्रकार और धारा घनत्व का अध्ययन करा था। आज का हमारा टॉपिक है धात्विक चालक में आवेश का प्रवाह। इसके साथ जो पीडीएफ आपको सेंड की गई है बेटे, उसमें आपको ये टॉपिक नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको ये टॉपिक अच्छे से समझना है। मैं इसकी पूरी थ्योरी यहाँ पे लिखूंगा, आपको अपनी कॉपी में भी इस थ्योरी को लिखना है। इसको मैं समझाता भी जाऊंगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। इससे आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलेगी। अब बेसिक चीजें समझेंगे कि चालक के अंदर आवेश का प्रवाह किस तरह से होता है। तो देखिए बेटा, मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे आप। धात्विक चालकों में विद्युत धारा, पहले लिखेंगे फिर समझेंगे। विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। धात्विक चालकों में जो विद्युत का प्रवाह होता है वो किसके कारण होता है? वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन किन्हें कहा जाता है, ये समझे आप। अब देखिए, प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। प्रत्येक जो पदार्थ होता है वो कैसे मिलकर बना होता है? वो परमाणु से मिलकर बना होता है। अब जो परमाणु है, परमाणु में नाभिक के समीप, इसको भी समझाऊंगा भी आपको। परमाणु में नाभिक के समीप, नाभिक केंद्र पर होता है और धनावेशित होता है। परमाणु में नाभिक के समीप के इलेक्ट्रॉन, नाभिक के समीप के इलेक्ट्रॉन नाभिक के धनावेश के द्वारा दुर्बल आकर्षण बल से बंधे होते हैं। समझे बेटे इस बात को? से बंधे होते हैं। एक डायग्राम के द्वारा आपको बताऊंगा मैं। देखिए, ये कोई परमाणु है, ये इसकी कक्षाएं हैं। ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा। केंद्र पर क्या है बेटे? केंद्र पर धन आवेशित, यानी ये नाभिक जो होता है वो धनात्मक आवेशित होता है, क्योंकि नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। अब सपोज कीजिए कि पहली कक्षा में यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, तीसरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे समीप का इलेक्ट्रॉन कौन सा हुआ? प्रथम कक्षा का। इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? r1। और सबसे दूर वाला ये r4। ठीक है, इन दोनों की बात को रहने दीजिए, ये r2। अब इस इलेक्ट्रॉन पर इस नाभिक के कारण लगने वाला बल कितना होगा? तो देखिए बच्चों, इधर फॉर्मूला होता है F = KQ1Q2/r²। ठीक है, K कांस्टेंट है, ये भी इलेक्ट्रॉन है और यहां पर भी ये भी इलेक्ट्रॉन है, और पॉजिटिव आवेश भी यहां पर कांस्टेंट है। तो F समानुपात 1/r², यानी जो जितना पास होगा, जिसकी दूरी जितनी कम होगी, उस पर उसका आकर्षण बल उतना ही ज्यादा होगा। तो चूंकि ये सबसे पास है तो इस पर लगने वाला आकर्षण बल प्रबल होगा, और यहां पर ये सबसे दूर है तो बेटा क्या होगा? इसका आकर्षण बल अधिक होगा। यहां पर प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं, ये लिखना है आपको। दोबारा देखिए,
परमाणु में नाभिक के समीप के इलेक्ट्रॉन नाभिक के धनावेश के द्वारा प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं, जबकि नाभिक से दूर स्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक के द्वारा क्या होगा बेटा, दुर्बल आकर्षण बल से बंधे होते हैं। तो इसका परिणाम क्या होगा वो देखिए इधर, प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं, जबकि नाभिक से दूर स्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक के द्वारा दुर्बल आकर्षण बल से बंधे होते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए बेटे। तो देखिए बेटा क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप होंगे उन पर नाभिक द्वारा प्रबल आकर्षण बल लगेगा, जबकि दूर स्थित इलेक्ट्रॉनों पर दुर्बल आकर्षण बल लगेगा। अर्थात परमाणु के उन इलेक्ट्रॉनों को जो नाभिक से दूरस्थ यानी दूरस्थ स्थित होते हैं, उन्हें आसानी से अलग किया जा सकता है। समझे बेटा एक बार और, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए अभी आपको डायग्राम बना के बताया था, ये पॉजिटिव आवेश, ठीक है, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा और ये दूर अंतिम कक्षा मान लीजिए। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। ठीक है, इसकी डिस्टेंस कम है तो इस पे लगने वाला बल, ये वाला बल कैसा होगा, ये प्रबल बल होगा। ठीक है, जबकि इसकी डिस्टेंस ज्यादा है तो ये बल कैसा होगा बेटा, ये बल दुर्बल होगा। तो इसे फ्री करना है, इसे बाहर निकालने के लिए कम बल की आवश्यकता होगी, जबकि इसे निकालने के लिए ज्यादा बल की आवश्यकता होगी। तो कौन पहले निकलेगा, जो सबसे दूरस्थ स्थित होगा, ये बात लिखी है। अर्थात परमाणु के उन इलेक्ट्रॉनों को जो नाभिक से दूरस्थ स्थित होते हैं उन्हें आसानी से अलग किया जा सकता है। अब प्रश्न आता है कि सर इसको अलग कैसे किया जाएगा, तो या तो घर्षण के द्वारा या कमरे के ताप द्वारा। अब समझे बेटा, यहाँ पर कमरे के ताप द्वारा इन दुर्बल इलेक्ट्रॉनों को इन नाभिक से मुक्त कर दिया जाता है। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, और मैं कुछ बातें लिखता हूं, वो भी आप समझते जाइए। इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन परमाणु से अलग होकर संपूर्ण पदार्थ में स्वतंत्रता पूर्वक
गति करते रहते हैं। एक बार और समझा दूंगा मैं, पहले लिखने का काम कर लीजिए। गति करते रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है या चालन इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। देखिए बच्चों, इधर सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? धात्विक चालकों में आवेश का प्रवाह। आवेश के प्रवाह के लिए हमें थोड़ा इलेक्ट्रॉन के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए, ये कोई चालक तार है, ठीक है, इसके अंदर असंख्य मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे हुए इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं। तो बेटा क्या बताया गया कि पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और उन परमाणुओं में जो उसकी निकटतम कक्षा होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पर नाभिक के द्वारा प्रबल आकर्षण बल लगेगा, जबकि दूर स्थित इलेक्ट्रॉन पर दुर्बल आकर्षण बल लगेगा। कमरे के ताप पर या घर्षण के द्वारा वो जो दूर स्थित इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त हो जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा? उसे चालन इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। यहाँ आपने लाइन लिखी, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके आगे हम और बातें करेंगे। चालित इलेक्ट्रॉन कहा जाता है तथा वे परमाणु जिनसे इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं उन्हें धन आयन कहा जाता है या कहलाते हैं। धन आयन कहलाते हैं। अगला स्टार पॉइंट, किसी पदार्थ की, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चलेगा, ये किसी पदार्थ की विद्युत चालकता, किसी पदार्थ की विद्युत चालकता, विद्युत चालकता का मतलब होता है, ये आपके केमिस्ट्री में भी आएगा, यह अच्छे से समझ लीजिए इसको, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, किसी पदार्थ की विद्युत चालकता मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। बच्चों इधर ध्यान दीजिए, इसको अभी अंडरलाइन करके रखना कि संख्या पर निर्भर करती है। जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है वे विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। वे विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। कौन विद्युत के अच्छे चालक होते हैं? चांदी विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। यहां तक की बात नोट कीजिए, अभी इसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए बेटा आगे अगला पॉइंट है, बहुत से द्रव जैसे लवण के जलीय विलयन, अम्ल तथा क्षार में भी धारा प्रवाह करने का गुण होता है। इन द्रवों को चालक द्रव
कहा जाता है। आज की जो क्लास है बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल क्लास है ये, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए। इसके बाद जो डेरिवेशन आएगा वो तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उस डेरिवेशन को करने से पहले थ्योरी हमें पूरी आनी चाहिए। इन द्रवों को चालक द्रव कहा जाता है। अगला पॉइंट देखिए, वे द्रव जिनमें धारा प्रवाह नहीं होता है, धारा प्रवाह नहीं होता है, जैसे शुद्ध जल, इसमें ऑयल भी लिख सकते हैं, तेल, ठीक है बेटा, जैसे शुद्ध जल, उन्हें अचालक द्रव कहा जाता है, उन्हें अचालक द्रव कहा जाता है। द्रवों में धारा का प्रवाह धन तथा ऋण आयनों द्वारा होता है। अब समझेंगे थोड़ा सा। हम पढ़ रहे थे धात्विक चालकों में धारा का या आवेश का प्रवाह। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I = Q/T। अब समझने का काम, लिखने का काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब बेटे इधर समझिए, करंट का फॉर्मूला होता है I = Q/T, ठीक है। तो देखिए, ये कोई धात्विक चालक तार है, ठीक है। अभी आपको बताया प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होगा। परमाणु में क्या होगा? केंद्र पर नाभिक, और नाभिक में क्या होगा? पॉजिटिव आवेश, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन परिक्रमण कर रहा होगा। अब परमाणु में बहुत सारी कक्षाएं होती है, ये प्रथम कक्षा, ये द्वितीय कक्षा, ये तृतीय कक्षा। तो बेटे क्या अभी तक क्या समझ में आया आपको कि नाभिक के पास वाला इलेक्ट्रॉन, इसकी डिस्टेंस बहुत कम है, तो कूलाम के नियमानुसार दूरी बहुत कम है, तो लगने वाला बल यानी आकर्षण बल क्या होगा? प्रबल होगा, यानी प्रबल आकर्षण बल से बंधे होंगे, यानी इसे यहां से निकालना आसान नहीं होगा। तो जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा उसे निकालना आसान होगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल जाएगा, इधर ध्यान दीजिए बेटा, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश है? इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश है। आपको बताया गया था कि अगर वस्तु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया जाए तो ये क्या बन जाएगा? ये धन आयन बन जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाएगा? इसे चालन इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। अब देखिए इधर I = Q/T। Q का फॉर्मूला क्या होता है? N × E/T। अब क्या कहा गया बेटा आपको आगे कि जिन धात्विक चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है, वो चालन के यानी सर्वोत्तम चालक कहलाते हैं। चांदी सर्वोत्तम चालक है, यानी उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? मैक्सिमम होगी। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैक्सिमम होगी तो करंट क्या होगा बेटा? करंट उसमें इजीली यानी मैक्सिमम करंट उसमें फ्लो होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? अब इसकी बात करते हैं। बहुत से द्रव, ये धात्विक तार की बात कर ली हमने। बहुत से द्रव ऐसे होते हैं जैसे लवण के जलीय विलयन अम्ल तथा क्षार में भी धारा प्रवाह करने का गुण होता है, जिसे इन द्रवों को चालक द्रव कहा जाता है, ठीक है बेटा। वे द्रव जिनमें धारा प्रवाह नहीं होता उसे अचालक द्रव कहा जाता है। आप जब सेल बनाएंगे केमिस्ट्री में, आप क्या आएगा? प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, वहां आप पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें आप कुछ सेलों के बारे में आपको बताता हूँ। डैनियल सेल, लैक्लांशी सेल, इनके बारे में आप पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है? विलयन होता है। डैनियल सेल के अंदर कौन सा विलयन होता है? इसके अंदर होता है CuSO4, क्यूप्रिक सल्फेट। और लैक्लांशी सेल के अंदर कौन सा विलयन होता है? इसके अंदर विलयन होता है NH4Cl, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, और इसमें होता है क्यूप्रिक सल्फेट। तो बेटा इसमें क्या होता है? यहाँ क्या लिखा है? द्रवों में धारा का प्रवाह धन तथा ऋण आयनों द्वारा होता है। तो CuSO4 के अगर आप यहाँ पर Cu+2 और SO4-2, इसके द्वारा धारा का प्रवाह होगा।
NH4Cl में NH4 प्लस Cl माइनस, ठीक है। तो इतनी बात थी बेटे, ये थ्योरेटिकल चीज थी। थ्योरेटिकल चीज को आप कम से कम, इसको आप एक बार तो लिख लीजिएगा, कम से कम 2 बार आपको पढ़ना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नोट कीजिए बेटा इसको। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम, ये आपके PDF में मिलेगा आपको, ठीक है। इसको समझने के लिए इससे पहले का थ्योरेटिकल पोर्शन हमने कंप्लीट करा, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब है अपवहन, अपवहन वेग, इसे अनुगमन वेग भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD वेक्टर। ये हमारा टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका डेरिवेशन वैसे तो मैं अगले वीडियो लेक्चर में कराऊंगा, आज आपको समझाने का कार्य पूरा कर देता हूँ। तो देखो बेटा, होता क्या है, थोड़ा समझेंगे अच्छे से, आप स्टेप बाय स्टेप समझिए। मैं आपको इसको 4 स्टेप में समझाऊंगा, आपको इजीली समझ में आएगा कि हमारे पास ये कोई चालक तार है। अब इस चालक तार के अंदर क्या होगा, इस चालक तार के अंदर असंख्य मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, असंख्य मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके अंदर बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है बेटे, बहुत सारे इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। अभी हमें किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। तो कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर यानी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन कमरे के ताप से यानी यहां पर ऊष्मीय ऊर्जा के कारण, बेटा अच्छे समझिएगा, ऊष्मीय ऊर्जा के कारण, कौन सी ऊर्जा के कारण, थर्मल एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा के कारण ये गति करेंगे। ये यहां पर जो धन आयन होगा उससे टकराएगा, फिर ये इस दिशा में गति करा, 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 इस दिशा में, यानी बेटा क्या होगा, चालक तार के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन कमरे के ताप पर ऊष्मीय ऊर्जा के कारण, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, रैंडम, हिंदी में कहते हैं इसको यादृच्छिक, यादृच्छिक गति करते हैं। यादृच्छिक का मतलब क्या होता है, इधर उधर। जैसे मान लीजिए स्कूल की जब छुट्टी होती है तब क्या होता है बेटा, सभी बच्चे यादृच्छिक रूप से गति करते हैं, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर का जा रहा है, कोई एक निश्चित पैटर्न नहीं होता है। लेकिन जब सुबह स्कूल लगता है तब प्रेयर में निश्चित पैटर्न होता है, लेकिन छुट्टी होने पर वही पैटर्न क्या हो जाता है बेटा, यादृच्छिक, रैंडम हो जाता है वो। यानी कमरे के ताप पर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक इधर उधर गति करते हैं, और इसे क्या बेटे क्या लिखेंगे, और ऊष्मीय ऊर्जा के कारण इनका जो औसत वेग आएगा, इनका जो औसत वेग आएगा वो कितना आ जाएगा, आप इनका औसत निकाल लोगे वो कितना आ जाएगा बेटा, 0। दोबारा ध्यान दीजिएगा, कमरे के ताप पर चालक तार के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करते हैं। यादृच्छिक मतलब बेटा पहले इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, और ऐसे लास्ट में जिधर से स्टार्ट हुआ वापस वहीं आ गया, ठीक है। तो इसका औसत वेग कितना हो जाएगा, इसका औसत वेग 0 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करा, इस चालक तार पर, इस चालक तार पर हमने बैटरी या सेल लगा दिया। ऐसा क्यों करा, विद्युत क्षेत्र के लिए। देखिए बेटा इधर ये चालक तार, इस पर हमने एक बैटरी लगा दी, V वोल्ट विभवांतर का एक बैटरी। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्मिनल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव, ये वाला सिरा हो जाएगा धन आवेशित पॉजिटिव, और यहाँ पर ये वाला सिरा हो जाएगा ऋण आवेशित नेगेटिव। तो बेटा क्या होगा इससे, ये वाला सिरा पॉजिटिव और ये वाला सिरा नेगेटिव। हम जानते हैं पॉजिटिव से बल रेखाएं बाहर निकलती है और नेगेटिव में बल रेखाएं प्रवेश करती है। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर हो जाएगी, इस दिशा में। अगर ये बिंदु A है और ये बिंदु B है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा यानी बाह्य E एक्सटर्नल किधर हो जाएगा बेटा, उसकी दिशा हो जाएगी A to B,
ए टू बी। मेरी बात क्लियर है? दोबारा ध्यान दीजिए, हम पढ़ रहे हैं अपवहन वेग, एक विशेष प्रकार का वेग पढ़ रहे हैं। इसको शॉर्ट में बताऊं मैं आपको, ध्यान दीजिएगा। ये चालक तार के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग है, और वो भी कब? जब विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो पहले चालक तार था, नॉर्मल रखा हुआ था, तो कमरे के ताप पर इसके अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करता है। पहले इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, ऐसे इसकी कोई निश्चित पैटर्न नहीं है। यानी जहां से चलना स्टार्ट किया, अंत में वो वहीं आ गया। मेरी बात क्लियर है? यानी विस्थापन कितना हो गया? 0 हो गया। तो बेटा इसका औसत कितना हो जाएगा? इसका औसत वेग कमरे के ताप पर इसका औसत मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऊष्मीय ऊर्जा के कारण इसका औसत वेग 0 हो गया। अब इस चालक तार पर हमने V वोल्ट विभवांतर का एक बैटरी संयोजित कर दी, तो होगा क्या? इससे A टू B विद्युत क्षेत्र आरोपित हो जाएगा। अब इसके अंदर जो उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, तो बेटे क्या होगा? इनकी गति संशोधित हो जाएगी। गति संशोधित कैसे बेटे? देखिए, आपने इससे प्रीवियस वाले चैप्टर में, यानी चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है, अगर विद्युत क्षेत्र इस दिशा में जा रहा है, अभी टेंशन आपको करना नहीं है, इसको मैं पूरा एक बार और समझाऊंगा। अभी केवल एक बार फिजिकली समझेंगे, उसके बाद में आपके पास नोट्स पहुंच जाएंगे। अगले वीडियो लेक्चर में मैं इसका डेरिवेशन दोबारा करूंगा, इसलिए जितना भी समझ में आता है उतना आप इसको कोशिश कीजिएगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर तरफ है, ए टू बी। तो बेटा नेगेटिव आवेश पर, ऋणात्मक आवेश पर बल किधर लगेगा? ऋणात्मक आवेश पर इसके विपरीत दिशा में बल लगेगा। ये क्या है? डॉट का से डिनोट किया गया है। चालक तार के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो गति करते हैं, ठीक है। एक बात और ध्यान देना, धन आयन यहाँ पर स्थिर होते हैं। अच्छा, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करेगा। ये इधर जाने की कोशिश करेगा, ये इधर जाने की कोशिश करेगा, ये इधर जाने की कोशिश करेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? चलो, विद्युत क्षेत्र इस दिशा में और इसकी दिशा इस दिशा में है। तो बेटा इस पर क्या लगा? ये इधर जाने की कोशिश क्यों कर रहा है? क्योंकि इस पर विद्युत बल लगा। क्या लगा? इस पर विद्युत बल लगा, और विद्युत बल की दिशा में लगा B2A, यानी सारे इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति करने लग जाएंगे। ये जिस वेग से, यानी यहाँ पर जिस वेग स्पीड से गति कर रहे हैं, उसे क्या कहा जाएगा? ड्रिफ्ट स्पीड, या अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों देखिए, इधर बहुत सिंपल है। अभी है इस पे लगने वाला, इन इलेक्ट्रॉनों पे लगने वाला विद्युत बल F इजिकल टू क्या होता है? फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? F इजिकल टू Q इंटू E वेक्टर, ये फॉर्मूला पढ़ा। तो लगने वाला विद्युत बल F इजिकल टू Q की वैल्यू नेगेटिव है। Q की वैल्यू कैसी है बेटा? नेगेटिव, माइनस E। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर आवेश ऋणात्मक होता है और विद्युत क्षेत्र E वेक्टर। ये समीकरण नंबर 1 आ गया। बहुत पहले 11th क्लास में हमने बल का फॉर्मूला पढ़ा है, F इजिकल टू M इंटू ए वेक्टर। पढ़ा है बेटा ऐसे? F इजिकल टू M ए वेक्टर। तो बेटा यहां से A वेक्टर इजिकल टू क्या आ जाएगा? F वेक्टर अपॉन M आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 2। तो A वेक्टर इजिकल टू कितना हो जाएगा? F वेक्टर की जगह ये मान रख देंगे, तो माइनस E इंटू E वेक्टर अपॉन M। ये त्वरण का मान आ गया। दोबारा ध्यान दीजिए, अपवहन वेग, कमरे के ताप पर ऊष्मीय ऊर्जा के कारण औसत वेग कितना? 0। जब इस पर V वोल्ट विभवांतर आरोपित कर दिया जाएगा, तो इन इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा, जिसका मान कितना? F इजिकल टू माइनस E इंटू E वेक्टर, समीकरण नंबर 1। 11th क्लास में हमने फॉर्मूला पढ़ा है F इजिकल टू M ए, तो यहां से ये आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। इसको नोट कीजिए। अभी रुको, देखिए बेटा, अभी हमारा फॉर्मूला आया, A वेक्टर इज इक्वल टू माइनस E इंटू E वेक्टर अपॉन M। E वेक्टर विद्युत सदिश है, ठीक है। A वेक्टर त्वरण है, ये भी सदिश राशि है, ये भी सदिश राशि है।
विद्युत क्षेत्र सदिश है। ठीक है बेटा, ई यहाँ पर क्या है, आवेश का क्वांटा, एम क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब देखिए, माना V1, V2, V3 डैश 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 Vn वेग से इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, जिनके प्रारंभिक वेग U1, U2 डैश 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 UN है तथा टकराने में लगा समय T1, T2 डैश 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 Tn है। तो बेटा देखिए, गति की प्रथम समीकरण से क्या आ जाएगा, V1 वेक्टर बराबर U1 प्लस A इंटू T1। ठीक है, ये आ जाएगा V इक्वल टू U प्लस AT होता है। ये प्रथम इलेक्ट्रॉन का वेग है, ये काय के कारण आया, ये विभवांतर आरोपित करने के कारण आया। U1 प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक कौन सी कंडीशन थी, ऊष्मीय ऊर्जा के कारण। A यहाँ पर त्वरण है, और T1 का मतलब बेटा प्रथम टक्कर में लगा समय। इसी प्रकार V2 वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, U2 प्लस A इंटू T2। इस तरह से Vn इज इक्वल टू UN प्लस A इंटू Tn। क्या मेरी बात क्लियर है? अब इनका औसत ले लिया जाएगा। औसत लेने पर, औसत लेंगे तो क्या होगा बेटा, औसत के लिए क्या करते हैं, सभी को जोड़ के n का भाग लगा देंगे। V1 प्लस V2 प्लस, मैं एक बार रफ कर देता हूं उसको, ये देख लीजिए एक बार। औसत लेने पर, तो बच्चों देखिए इधर V1 प्लस V2 प्लस Vn अपॉन n इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस डैश 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 प्लस UN अपॉन n प्लस A कॉमन आ जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस डैश डैश Tn अपॉन n, ये आ जाएगा औसत। ठीक है, इस औसत मान को, इसको कहा जाएगा Vd वेक्टर। ये किसके कारण आया, विभवांतर आरोपित करने पर इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग, जिसे क्या कहा जाएगा, अपवहन वेग। ये प्रारंभिक वेग है, ये किसके कारण, ये ऊष्मीय ऊर्जा के कारण, औसत मान कितना आया था, 0 प्लस A वेक्टर इंटू, बेटा ये समय का औसत है, जिसे एक नया नाम दिया जाएगा टॉ, इसे कहा जाएगा विश्रांति काल। एक नया वर्ड है, इसे थोड़ी देर के लिए ध्यान रखिए, और मैं इसके बारे में और बताऊंगा। इसको इंग्लिश में रिलेक्शन टाइम कहा जाता है। तो Vd वेक्टर इज इक्वल टू कितना आया, A वेक्टर इंटू टॉ। A वेक्टर का मान कहां से निकालेंगे, तो याद करो ये रहा A वेक्टर। तो इस वाले समीकरण में A वेक्टर का मान रखने पर, तो मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, Vd वेक्टर इज इक्वल टू, A वेक्टर का मान रखिए तो माइनस E वेक्टर अपॉन m इंटू टॉ। ठीक है, थोड़ा सा रफ कर देता हूं, उसके बाद ये कंप्लीट हुआ। इसको अच्छे से लिख लीजिए। तो Vd वेक्टर इज इक्वल टू माइनस E इंटू टॉ अपॉन m इंटू E वेक्टर। यानी यहां पर नेगेटिव चिन्ह क्या बता रहा है, ये नेगेटिव चिन्ह, ये तो इसका मान आ गया। यहाँ पर आपको प्रश्न में E का मान दिया जाएगा, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, और ये रिडक्शन टाइम है, विश्रांति काल है। नेगेटिव चिन्ह ये प्रदर्शित कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, एक बार मैं पूरा इसको रिवाइज कराता हूँ। वैसे मैं अगले वीडियो लेक्चर में इसको पूरा एक बार और डिराइव कराऊंगा, लेकिन एक बार आपको खुद को भी समझना होगा। एक बार आप इसको, जितना आपको समझ में आता है उतना अच्छा है। आपको इसकी PDF सेंड कर दी गई है, वहां से समझने की कोशिश करना। एक बार मैं इसका पूरा डेरिवेशन प्रॉपरली कराऊंगा, एक बार और आप समझिए। ठीक है ना, ये तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा ही।
एक बार और देख लीजिए बेटा, आप जितनी बार आप समझना चाहेंगे कोशिश करोगे जितनी बार, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। हम पढ़ रहे हैं अपवन वेग, तो दो कंडीशन होती है। चालक तार, इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है। एक बार कमरे के ताप पर माना ये इलेक्ट्रॉन है, तो प्रथम टक्कर पर इसका वेग है u1, फिर इसका वेग है u2, फिर इसका वेग है v3। इस तरह से ये यादृच्छिक गति करता हुआ अंत में वापस वहीं आ जाएगा। तो कमरे के ताप पर इसका औसत वेग निकालेंगे तो कितना आएगा, ये प्रथम टक्कर पर, ये द्वितीय टक्कर पर, ये और ये लास्ट un/n बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 0। कमरे के ताप पर इसका औसत वेग कितना आ गया, 0। अब क्या करा, इस पर V वोल्ट विभवांतर का एक बैटरी संयोजित कर दिया। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो यहाँ पर पॉजिटिव बन जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव बन जाएगा। पॉजिटिव बनने के कारण ये पॉजिटिव बिंदु A और ये B, तो विद्युत क्षेत्र इस दिशा में लगेगा। विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है तो अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उस पर बल किधर लगेगा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा। कितना, इधर ध्यान दीजिए, तो F इजिकल टू होता है फॉर्मूला Q इंटू E, ये फॉर्मूला पढ़ा। तो विद्युत बल बराबर इलेक्ट्रॉन पर आवेश नेगेटिव माइनस E इंटू ई वेक्टर, समीकरण नंबर 1। 11वीं क्लास में क्या पढ़ा था, बल बराबर कितना होता है, अगर m द्रव्यमान का पिंड अगर गति कर रहा है यानी उस पर बल लग रहा है यानी त्वरण होगा, तो F इजिकल टू m इंटू ए वेक्टर। तो यहां से F का यहां से A वेक्टर इजिकल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन m। F वेक्टर का मान रखा माइनस E इंटू ई वेक्टर अपॉन m, तो यहाँ से त्वरण आ गया A वेक्टर इजिकल टू माइनस E इंटू ई वेक्टर अपॉन m, ये त्वरण आ गया। त्वरण की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। इसके बाद प्रथम समीकरण से, गति की प्रथम समीकरण से v1 इजिकल टू u1 प्लस a t1, ठीक है बेटा। द्वितीय v2 इजिकल टू u2 प्लस a, सभी का औसत निकाल लेंगे तो ये औसत क्या कहलाएगा, ये अंतिम वेग है, ये हो जाएगा अनुगमन वेग। ये औसत क्या कहलाएगा, ये प्रारंभिक वेग कमरे के ताप पर, और t1 प्लस t2 प्लस t3 और डैश 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 tn अपॉन n, ये विश्रांति काल कहलाएगा। इसके बाद जो फॉर्मूला आएगा वो आपको बता ही दिया, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में आएगा। तो बेटा यहाँ तक समझने की कोशिश करना। एक बार और मैं कल की वीडियो लेक्चर में दोबारा इसको समझाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसकी थ्योरी को अच्छे से पढ़िएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू बेटे।